जय मां भवानी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठौर रिएक्शन में। मैं राज बना हाजिर हूं आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर, और आज का हमारा वीडियो है ये। अभी कुछ टाइम से आपको पता है कि राजपूतों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की बहुत कोशिश हो रही है। यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी पोस्टें आ रही है जिसके हिसाब से वो कई योद्धाओं को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ साथ राजपूतों की उत्पत्ति और राजपूत शब्द पर काफ़ी तीखे प्रहार कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ना ही राजपूतों की उत्पत्ति के स्रोत मिलते हैं और ना ही राजपूत शब्द की कोई भी व्याख्या अभी कितनी छठी शताब्दी सातवीं शताब्दी से पहले की है ही नहीं। तो आज मैं इस वीडियो में वो सब बातें क्लियर करूंगा कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई और राजपूत शब्द कब आया अस्तित्व में। चलिए शुरू करते हैं। वैसे इस टॉपिक के ऊपर मैंने खुल के कभी बात नहीं की है, तो आज पूरे विस्तार से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर थोड़ा बहुत लंबा हो जाए, कोशिश इसको मैं छोटे करने की कोशिश करूंगा, फिर भी थोड़ा बहुत लंबा हो जाए तो इसको आप फिर भी पूरा देखना, इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। पुष्यभूति राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात क्षत्रियों की राजनीतिक एकता भंग हो गई और वो अलग अलग छोटे छोटे राज्यों को स्थापना करके अलग अलग राज्य उन्होंने बसा लिए, और इन्हीं राज्यों पर शासन करने वाले लोग राजपूत कहलाए। और इस युग को जो 648 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक चला, इसे राजपूत युग कहा जाता है, और भारतीय इतिहास में इसका बहुत महत्व है। इस युग में कई मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत के ऊपर हमला किया, लेकिन राजपूत एक सुदृढ़ दीवार की तरह उनसे लड़े और उन्हें भारत की सीमा से बाहर रखा। यानी कि लगभग 550 साल तक इन्होंने भारत की रक्षा की, जो कि एक अद्वितीय योगदान है भारत की सेवा के लिए। राजपूतों के अंदर कुछ विशेष गुण हुआ करते थे जिसके कारण प्रजा उन्हें पसंद किया करती थी। एक कि राजपूत अपने वचन के बहुत पक्के होते थे और वो कभी भी विश्वासघात नहीं करते थे। निहत्थे पर हथियार उठाना महापाप और शरणागत की रक्षा करना महान धर्म समझते थे। राजपूत की जो कर्म भूमि थी वो रण क्षेत्र ही था। राजपूत योद्धाओं की प्रशंसा करते हुए कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है कि यह स्वीकार करना पड़ेगा कि राजपूतों में उच्च साहस, देशभक्ति, स्वामी भक्ति, आत्मसम्मान, अतिथि सत्कार तथा सरलता के गुण विद्यमान थे। राजपूतों की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि राजपूतों में आत्मसम्मान की भावना उच्च कोटि की होती थी। वह सत्य को बड़े आदर की दृष्टि से देखता था। वह अपने शत्रुओं के प्रति भी उदार था और विजयी हो जाने के बाद इस प्रकार की बर्बरता नहीं करता था जिनका किया जाना मुस्लिम विजय के फलस्वरूप अवश्यंभावी था। वह युद्ध में कोई बेईमानी या विश्वासघात नहीं करता था और गरीब तथा निरपराध व्यक्तियों को कभी भी क्षति नहीं पहुंचाता था। सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो भी राजपूत युग काफी महत्वपूर्ण रहा है। इस युग में कला और साहित्य का बहुत विकास हुआ, बहुत उन्नति हुई तथा इतिहासकारों तथा साहित्यकारों और कवियों को उच्च सम्मान प्राप्त हुआ। इस काल में धार्मिक क्षेत्र में भी काफी उन्नति हुई, कई मंदिरों का निर्माण करवाया गया। अब बात करते हैं राजपूत शब्द की। राजपूत शब्द को लेकर कई आपको वीडियोज और पोस्टें मिली होगी जिसके अंदर ये कहा गया है कि राजपूतों का प्राचीन क्षत्रियों या वैदिक क्षत्रियों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों या फिर महाकाव्यों में कहीं भी राजपूत शब्द का उल्लेख नहीं है। लेकिन मैं आज इस बात से आपको प्रूव कर दूंगा कि राजपूत शब्द का उल्लेख तब भी था। असल में राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र शब्द से बना है और इसका उल्लेख ग्रंथों और पुराणों में कई बार किया गया है। राजपुत्र क्षत्रियों के ही जो वंशज थे, यानी कि राजकुमार या फिर राजवंश के किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी राजपूत शब्द का प्रयोग किया जाता था। वो उस वक्त राजपुत्र था, लेकिन बाद में जब मुस्लिम हमारे देश में आए तो उन्हें राजपुत्र कहने में थोड़ी कठिनाई होती थी, इसलिए उन्होंने राजपुत्र की जगह राजपूत कर दिया। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि राजपुत्र का ही बिगड़ा हुआ रूप राजपूत है। तो कुल मिलाकर राजपूत शब्द का उल्लेख 7वीं शताब्दी में ही हुआ है, उससे पहले इसका कोई उल्लेख नहीं है। उससे पहले इसे राजपुत्र कहा जाता था। अब बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर कई विद्वानों में मतभेद है। इतिहासकार किसी एक मत पर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी जो ज्यादा है, यानी कि ज्यादा जो मेल खाता है, वही मैं आपको बताऊंगा। यानी कि बताऊंगा तो सारे मत, लेकिन फिर भी आप खुद अपने आप निर्णय ले लेना, और मैं अपनी तरफ से भी बताऊंगा कि कौन सा जो मत है वो सबसे ज्यादा सटीक बैठता है। सबसे पहले और प्रमुख मत प्राचीन क्षत्रिय या वैदिक क्षत्रियों से इसकी उत्पत्ति। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार जो राजपूतों की उत्पत्ति प्राचीन वैदिक क्षत्रिय जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे उन्हीं से मानी गई है।
प्राचीन अनुश्रुतियों के अनुसार जो क्षत्रिय समाज था वो दो भागों में विभक्त था, एक था सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी, और कालांतर में एक और शाखा उसमें जुड़ गई जिसे यदुवंशी कहते हैं, और इन्हीं के वंशज बाद में क्षत्रिय या राजपूत कहलाए। इन क्षत्रियों का मुख्य कार्य बाहरी जो आक्रांता थे उनसे देश की रक्षा करना था। बाद में इन वंशों में जो भी महान राजा हुए थे उन्हीं के नाम से उनके आगे के जो राजपूत शाखाएं थी उनके नाम पड़ जाते थे, और इसलिए धीरे धीरे ये कई उपजातियों में बंट गया। जैसे सूर्यवंशी में कई और आते हैं, जैसे राठौड़ आते हैं, सिसोदिया आते हैं, इस प्रकार से अलग अलग वंश जो सूर्यवंशी क्षत्रियों में हो गए, चंद्रवंशी क्षत्रियों में भी हो गए, और आज उन्हें हम राजपूत शब्द से या राजपूत नाम से जानते हैं। इस प्रकार से उनका जो जीवन व्यापन था उसमें कहीं भी विदेशीपन नहीं दिखता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि राजपूत विदेश से आए थे, जैसा कि दूसरा मत है। दूसरे मत के अनुसार राजपूत विदेशी थे। कुछ विदेशी इतिहासकार मानते हैं कि राजपूत विदेशी थे, जिसमें कर्नल टॉड ने मध्य एशिया के सीथियन और शक जाति की समानता राजपूतों से मिलती जुलती पाई है। लेकिन जितने भी इतिहासकार इस बारे में बोलते हैं उनकी बातें थोड़ी बहुत उनको मानना कठिन हो जाता है, क्योंकि जो राजपूतों का जो व्यवहार था, उनका जो धर्म पालन था, वो विदेशियों से बिल्कुल मेल नहीं खाता था और प्राचीन या वैदिक क्षत्रियों से बिल्कुल मेल खाता था। और आज भी ऐसा ही, आज भी राजपूतों का जो रहन सहन या जीवन जीने की जो शैली है वो विदेशियों से नहीं बल्कि प्राचीन क्षत्रिय, जो प्राचीन हमारे जो धर्म ग्रंथों के क्षत्रिय थे उन्हीं से मेल खाता है। अगला मत है अग्निकुंड से उत्पत्ति। पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई ने क्षत्रियों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी है, जिसके अंदर उन्होंने प्रतिहारों यानी कि पड़िहारों, परमारों यानी कि पंवारों, चालुक्यों यानी कि सोलंकियों और चहमानों यानी कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी है। लेकिन इसको मानने वाले बहुत कम हैं। वैसे कुछ लोग अग्निवंशी क्षत्रियों को इसीलिए भी मानते हैं क्योंकि जब बाहरी आक्रमणकारों जैसे अरबों और तुर्कों का भारत के ऊपर, हमारे देश के ऊपर आक्रमण हुआ था, तब देश की रक्षा के लिए कुछ क्षत्रियों ने अग्नि के सामने जाकर शपथ ली थी कि वो देश की रक्षा करेंगे और अपनी जान की बाजी लगा देंगे, इसीलिए उन्हें अग्निवंशी कहा जाता है। लेकिन इसको मानने वाले बहुत कम हैं। तो कुल मिलाकर ये बात साबित होती है कि क्षत्रिय जो थे वो प्राचीन और वैदिक थे, क्योंकि आज जो भी मत ज़्यादा मान्य होता है वो यही मत मान्य होता है कि क्षत्रिय वैदिक थे। तो उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस तरीके के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। और हमारे चैनल पर 4 लाख सब्सक्राइबर होने के करीब है, तो मेरी आखिर में आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम 4 लाख का आंकड़ा पार कर सकें। धन्यवाद।